भगवान की भक्ति करने से एक लाभ तो यह होगा, अपने भीतर कोई लालच नहीं रहेगी और हम उस भगवान के यंत्र बनकर के काम करेंगे और सर्वत्र ब्रह्म भाव की प्रतिष्ठा करेंगे, भगवान का साम्राज्य कायम करेंगे। हमको किसी पार्टी का साम्राज्य नहीं कायम करना, हमें सत्य का, धर्म का, न्याय का साम्राज्य कायम करना है। और किसी भी व्यक्ति और पार्टी का तब तक हम समर्थन दे रहे हैं जब तक वो सत्य धर्म न्याय के साथ में है। जिस दिन वो सत्य धर्म और न्याय के पथ से हट जाएंगे तो उनके लिए भी वही सोटा तैयार है, वही डंडा तैयार है। भैया हम तो सत्य के राही हैं, हम तो धर्म के मार्ग पर चलने वाले हैं, न्याय के मार्ग पर चलने वाले हैं। और काम हम तो यंत्र बन करके करने वाले। हम करने वाले कौन होते हैं बताओ? दिमाग में सोचने की शक्ति कौन दे रहा है? भगवान। आंखों में देखने की शक्ति, कानों में सुनने की शक्ति, वाणी में बोलने की, हाथ में काम करने की शक्ति, सारा सामर्थ्य, ये तन, ये धन, ये जीवन, ये सब कुछ भगवान का है। स्वामी शरणानंद जी महाराज एक बड़े ऊंचे साधक हुए। बचपन में ही फिर उनकी आंखें चली गई थी, लेकिन उन्होंने सबको दृष्टि दी। भाई जीवन में सही दृष्टि तो अपनाओ, सही दृष्टिकोण तो रखो। तो योग और ध्यान करने वाले व्यक्ति का दृष्टिकोण सही होता है तो फिर वो कैसे जीवन जीता है? जीवन को पूरी ऊर्जा से जीता है, लेकिन उसमें अहंकार नहीं होता है। महर्षि दयानंद सरस्वती कहते हैं, भगवान की स्तुति से, प्रार्थना उपासना से क्या होता है? तो बोले स्तुति से तो प्रीति बढ़ती है, भगवान से प्रेम बढ़ता है, उसकी जब महिमा का चिंतन करते हैं। प्रार्थना से निरभिमानिता आती है, अपना अहंकार टूट जाता है, छूट जाता है। और उपासना से फिर भगवान के साथ एकत्व स्थापित हो जाता है। फिर हम भगवान के यंत्र बन करके काम करना। हमको भगवान का यंत्र बन करके सारा षड्यंत्र दूर करना है। योग से, ध्यान से क्या करना है? भगवान का यंत्र बनना है। बोलो सबको, क्या करना है? भगवान का यंत्र बन करके सारा षड्यंत्र दूर करना है। बस ये है अपने जीवन का लक्ष्य। हमारी सभी श्रद्धामयी माताएं बहनें, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि पूरे देश में भाइयों के साथ हमारी बहनें भी इस योग सेवा से, मानव सेवा, राष्ट्र सेवा के ईश्वरीय काम में बराबर की भागीदार हैं। इस आधी आबादी को भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन। आधी आबादी, और इस सृष्टि की रचयिता आप ही हैं। पुरुष का उसमें थोड़ा सा रोल है, सृष्टि की रचना करना, इसको संस्कार देना, इसको सजाना संवारना, बहुत बड़ी भूमिका है इस आधी आबादी की। हमारे एक मित्र हैं, उन्होंने एक पुस्तक ही लिखी, आधी आबादी। महिलाओं को उपेक्षा की दृष्टि से अक्सर लोग देखते हैं। पता नहीं क्यों, मैं बचपन से सोचता हूं कि शास्त्रों में भी ज्यादातर जो है पुरुषों ने शास्त्र लिखे, इसलिए कहीं ना कहीं जब भी कोई कटाक्ष करनी होती है तो निंदा किसकी कर देते हैं? स्त्री की। स्त्री ऐसी होती, स्त्री ऐसी होती। मैंने कहा स्त्रियां अच्छी होती हैं इसलिए उनसे पुरुष पैदा हो गए। पुरुष कहां से पैदा हुआ? कोई आसमान से गिरा है क्या? टपका है क्या? यदि पुरुष अच्छा है तो उसको पैदा करने वाली स्त्री, मां, उससे भी ज्यादा अच्छी होती है। इसलिए जो पुरुष स्त्रियों की निंदा करते हैं उनमें कोई दोष ही देखते रहते हैं। शायद वो दृष्टिकोण सही नहीं, निष्पक्ष नहीं है, न्यायपूर्ण नहीं है, उचित नहीं है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण नहीं है। भाई और बहनों, भाई भी हमारे बहुत ऊर्जा से इस काम में लगे। अब सबको अपने जीवन को तो बहुत अच्छा बनाना ही है। एक बहुत अच्छा देश हम अपने हाथों से, अपने आंखों के सामने बनाना चाहते हैं। आपसे कोई पूछे, एक तो अपने सपनों की अपनी जिंदगी होती है। आपको अपनी जिंदगी के बारे में क्या ख्याल होता है? आपके सपनों का जीवन,
आपके अपने सपनों का पति, अपने सपनों की पत्नी, अपने सपनों का परिवार, अपने सपनों का घर, एक शब्द का बहुत इस्तेमाल होता है। आपके अपने सपनों का एक घर होता है, एक आपके अपने सपनों की एक जिंदगी होती है जिसमें बहुत अच्छे संबंध हो, जिसमें सुख समृद्धि हो, जीवन में खुशहाली हो, एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हो लोग। ऐसा आप अपने सपनों की जिंदगी के बारे में सोचते हैं, जहाँ आपका कैरियर बहुत अच्छा हो, बिजनेस बहुत अच्छा हो, घर बहुत अच्छा हो, किसी भी तरह का जिंदगी में अभाव ना हो, दुख ना हो। ये तो हो गया अपने सपनों का घर, अपने सपनों की जिंदगी, अपने सपनों का एक अपना समाज, परिवार। अपने सपनों का भारत क्या है? हम कैसा भारत देखना चाहते हैं? एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जो दुनिया के किसी भी देश से कमजोर ना हो, सामाजिक दृष्टि से, सांस्कृतिक, धार्मिक, आध्यात्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, संसाधनों की दृष्टि से, राजनीति की दृष्टि से, व्यवस्था की दृष्टि से, प्रशासन की दृष्टि से। एक ऐसा भारत देखना चाहते हैं जहां चारों तरफ लोग खुश हों, चरित्रवान लोग हों, चरित्रशील लोग हों। ये कैसे बनेगा? किसी भी समाज के कई पहलू होते हैं। हमारे अभियान के, इस पूरे आंदोलन के हम 3 बड़े पहलू कह देते हैं: काला धन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था परिवर्तन। ये हमारे सामाजिक आंदोलन की लड़ाई के मुख्य पहलू हैं। बड़े रूप में हम कह देते हैं कि हमें एक आध्यात्मिक शक्ति संपन्न और आर्थिक शक्ति संपन्न भारत बनाना है। लेकिन इसके हजारों पहलू हैं समाज के। समाज को चारों ओर से सुंदर बनाना है तो हमें बहुत दिशाओं से काम करना होगा। और उसकी शुरुआत कहां से होगी? कोई भी हम काम करते हैं उसका प्रारंभ हमको पता होना चाहिए, कहां से स्टार्ट करना है, उसका मध्य, उसके बीच में क्या क्या बाधाएं हैं, बीच में क्या क्या अवरोध हैं, क्या क्या अड़चने हैं, क्या क्या कठिनाइयां हैं। हमारी शुरुआत कहां से होगी, उसका मिड क्या है, उसका मध्य क्या है, और उसका अंत क्या है, गंतव्य क्या है, अंतिम लक्ष्य क्या है। तो हमें शुरुआत करनी है अपने इस अभियान की योग से। इसके मध्य में बहुत सी बाधाएं हैं, बहुत से अवरोध हैं, बहुत सी कठिनाइयां हैं। इसलिए हम तात्कालिक, मध्यकालिक और दीर्घकालिक योजना बना करके कोई काम करते हैं। और किसी भी संस्थान का कोई एक सबसे मजबूत पहलू होता है। तो अपने इस अभियान का सबसे मजबूत पहलू, आधारभूत मुद्दा, इस पूरे अनुष्ठान का एक ऐसा काम जिसके बल पर ये सारा हमारे सपनों का भवन खड़ा होगा। तो इसकी नींव क्या है, इसकी आधारशिला क्या है? तो हमारे अभियान की आधारशिला क्या है? जोर से बोलेंगे। हमारे अभियान की आधारशिला, इसमें नींव का काम क्या कर रहा है? योग। हमारे अभियान की आधारशिला क्या है? योग, अध्यात्म। और इसका अंतिम गंतव्य क्या है? परम वैभवशाली भारत का निर्माण। अर्थात योग, धर्म, अध्यात्म, सच्चरित्रता, नैतिकता और पवित्रता की भूमि पर परम वैभवशाली भारत का भवन हमें खड़ा करना है। ये हमारे अनुष्ठान के बारे में बोध अपने प्रत्येक कार्यकर्ता को होना चाहिए। और इसके सभी जो पहलू हैं उनके बारे में गंभीर चिंतन भी होना चाहिए, प्रामाणिक चिंतन होना चाहिए। व्यक्ति, घर, परिवार, समाज और राष्ट्र, इसके बाद पहलू होते हैं। कुछ लोग कहते हैं भारत से भ्रष्टाचार को खत्म कर दो, देश आगे बढ़ जाएगा।